एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। इस सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 23 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। तो पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। आज यानी 23 मार्च को शहीद दिवस या फिर मार्टियर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस या मार्टियर्स डे, ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी हुई थी आज के दिन, उसकी वजह से उनकी मेमोरी में हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, 23 मार्च को। और एक और चीज़ है, शहीद दिवस या मार्टियर्स दिवस एक और दिन मनाया जाता है, 30 जनवरी को भी ये मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिन इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। 30 जनवरी को ये महात्मा गांधी जी की असैसिनेशन हुई थी ना, जो नाथूराम गोडसे ने उनको मारा था, तो उनकी मेमोरी में, महात्मा गांधी जी की मेमोरी में हम 30 जनवरी को भी शहीद दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इस बार शहीद दिवस पे पंजाब के जो CM हैं भगवंत मान, उन्होंने स्टेट में हॉलीडे डिक्लेयर की है शहीद दिवस के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पंजाब के न्यूली अपॉइंटेड CM हैं जो भगवंत मान, उन्होंने स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर किया है आज के दिन को। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग फॉर बेटर सॉइल हेल्थ? बेटर मतलब सॉइल की जो हेल्थ है उसको बेटर करने के लिए फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बन गई है जिसने इंट्रोड्यूस किया है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को? कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया है, पहली स्टेट बन गई है केरला। ठीक है, केरला वो फर्स्ट स्टेट बन गई है। तो केरला गवर्नमेंट ने अपने जो इस बार का जो बजट इन्होंने प्रेजेंट किया है ना, उसमें इन्होंने टोटल 6 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो फार्मिंग के ही लिए लगाएं। ठीक है, जिसमें फार्मिंग आपका कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग और उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने 6 करोड़ रुपीज़ का बजट एलोकेट किया है अपने इस बार के बजट के साथ। ठीक है, गवर्नर कौन है केरला के? आरिफ मोहम्मद खान। CM वहाँ के पिनराई विजयन है और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 और मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नाम की एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो मल्टीनेशनल होती है, मतलब उसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्ट लेती हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है, कोल्ड रिस्पॉन्स इसका नाम है। ये कहाँ पर हुई ये हमसे पूछा है, तो ये हुई है नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे में ये जो आपकी एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया गया है। नेटो के हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं, क्योंकि ये बाय नेटो है। ठीक है, बाय नेटो। नेटो क्या है आपके पास? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और कोल्ड रिस्पॉन्स जो है वो मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें हमारी जो तीनों फोर्सेस होती हैं, आर्मी की भी, नेवी की भी और आपकी एयरफोर्स, ये तीनों पार्टिसिपेट करती हैं। ये 14 मार्च से लेके 1 अप्रैल को हुआ है नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे में ये हुआ है, नेटो ने इसको कंडक्ट करवाया। नेटो में टोटल 30 कंट्रीज़ मेंबर हैं। ठीक है, 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी। और सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? जेंस स्टोल्टनबर्ग। जेंस स्टोल्टनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। RBI रिवोक्स लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स एज इट हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस? RBI ने फॉलोइंग में से किसी एक बैंक का ना जो लाइसेंस होता है उसको रद्द कर दिया है। तो किस लिए किया है वो? और इसलिए किया ताकि जो मतलब जो रेगुलेशंस होती है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है एक, उसमें जो भी रेगुलेशंस मेंशन की होती है सेक्शंस के अंडर, उनको जो कंप्लाई नहीं कर पाते ना, जो उनके साथ मतलब चल नहीं पाते, उन जो बैंक्स होते हैं उनको टेम्परेली उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है। तो वो किसको किया है? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। और ये जो है वो एक कानपुर UP में बेस्ड एक बैंक है, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। तो इसमें ना बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, जो मतलब बहुत सारे बैंक्स के लाइसेंस किसी ना किसी रीज़न की वजह से रद्द कर देता है RBI। तो आपको याद रखना है, कानपुर बेस्ड ये है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, इसमें लाइसेंस रद्द किया है। एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि कौन सी सेक्शन के अंडर। सेक्शन 56 है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट का, उसमें जो भी रेगुलेशंस दी गई थी ना, उसको इन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, इस वजह से इनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। और इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, इसमें जो सेक्शन में दिया क्या गया है, ये 56 सेक्शन है जो ये क्या डिफाइन करता है? एक्ट टू अप्लाई टू कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस। तो इस एक चीज़ की वजह से इनका जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बेस्ट ओड द 5th एडिशन ऑफ विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया WTI अवार्ड्स 2021 ऑन 75 विमेन अचीवर्स? तो फॉलोइंग में से कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ये अवार्ड दिया है जिसका नाम है विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया? ये अवार्ड दिया है, इसकी 5th एडिशन है ये,
और 75 विमेन हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये नीति आयोग द्वारा दिया गया है, ये WTI अवार्ड, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का अवार्ड नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। ये जो अवार्ड है 75 विमेन को दिया गया है इस बार। किस लिए दिया गया है? टू सेलिब्रेट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ सशक्त एंड समर्थ भारत। सशक्त और समर्थ भारत में कंट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल इंडिया में कंट्रीब्यूशन के लिए, मतलब किसी भी तरह से ये जो विमेन अचीवर्स हैं इन्होंने किसी भी तरह से अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग और केपेबल बनाने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन दी है तो उसमें इनको ये अवार्ड मिला है, WTI अवार्ड, ठीक है। ये जो इवेंट है इसको जो आपके नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, उन्होंने प्रिसाइड किया है। साथ के साथ एना रॉय एक सीनियर एडवाइज़र है नीति आयोग में, उन्होंने, और शोम्बी शार्प नाम के UN के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं इंडिया में, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया है। इसमें जो मेन हैं आपकी कुछ विमेन, वो हैं किरण बेदी जो आपकी पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, उनको भी अवार्ड मिला है। अरुंधति भट्टाचार्य को भी मिला ये अवार्ड, जो आपके SBI की फॉर्मर चेयरमैन रह चुकी हैं, उनको भी मिला है। और इला अरुण जो एक एक्टर और आई थिंक राइटर और सिंगर समथिंग है, उनको भी मिला है। इला अरुण को आर्ट्स में मिला है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे इंडिया की डेवलपमेंट में, लाइक इंडिया को स्ट्रॉन्ग और केपेबल बनाने में कंट्रीब्यूट किया है, तो इन तीनों को ये अवार्ड मिला है। ये कुछ मेन है जिनको मिला, अदरवाइज 75 और हैं जिनमें स्पोर्ट्स की फील्ड भी आती है, आर्ट्स की फील्ड भी आती है, उन सब फील्ड्स में कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने, ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नरसिंह पिट्टाई नागास्वरम, a handmade music instrument, gets GI tag. This instrument is associated with which of the following state? एक नरसिंह पिट्टाई नागास्वरम नाम की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक विंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको GI टैग मिला है नया। तो ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है इंस्ट्रूमेंट, ये हमसे पूछा गया। तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है, ठीक है। तमिलनाडु से ये बिलोंग करती है। तमिलनाडु की एक विलेज है जिसका नाम यही है, नरसिंह पेटाई, ठीक है। नरसिंह पेटाई विलेज का ही नाम है, वहाँ से ये बिलोंग करती है। ये थंजावुर जो जगह है इसमें आपकी तमिलनाडु में, वहाँ से ये बिलोंग करती है। तो इसको GI टैग मिला है, अब तमिलनाडु से ये बिलोंग करती है, ठीक है। और अगर हम तमिलनाडु में और किस किस को मिले हैं GI टैग्स वो भी देख लेते हैं इसके साथ साथ। दिंदीगुल लॉक्स, ये एक लॉक्स का टाइप है, मतलब जो आपके डोर लॉक्स होते हैं उसका एक टाइप है दिंदीगुल लॉक्स। कंदंगी सारी एक सारी का टाइप है। और श्रीविल्लीपुत्तूर पलकोवा, ये श्रीविल्लीपुत्तूर एक जगह है, उधर की एक फेमस मिल्क की एक डिश है, ठीक है, मतलब मिठाई है एक मिल्क से जो बनाई जाती है, ये वो है। और ये है कोविलपट्टी कडलाई मिठाई, ये भी एक जो चिक्की होती है ना गच्चक, उसका एक टाइप है। तो ये 3-4 चीज़ें और हैं जिनको तमिलनाडु से GI टैग मिला है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट 50 किलोवाट्स ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट हैज़ बीन सेटअप इन। इंडिया का पहला 50 किलोवाट्स का ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट जो है वो फॉलोइंग में से कहाँ पर सेटअप हुआ है? तो ये NTPC सिमहाद्री में सेटअप हुआ है, ठीक है, NTPC सिमहाद्री में। अब NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो सिमहाद्री का जो इनका यूनिट है वहाँ पर ये सेटअप हुआ है इंडिया का फर्स्ट 50 किलोवाट्स ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट। ये ग्रीन हाइड्रोजन वाला हमने एक और न्यूज़ भी कवर किया ना, जो ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल वाली एक नई गाड़ी यहाँ पर लॉन्च हुई है फर्स्ट, वो टोयोटा मिराई वाली, वो वाली न्यूज़ भी इससे एसोसिएट कर लेना, ठीक है। टोयोटा मिराई नाम है उसका। तो इस वाले के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो प्रोजेक्ट है ये इलेक्ट्रोलाइजर्स को यूज़ करके बनाया गया है ये जो प्लांट उसको। और NTPC के चेयरमैन अगर हम देखें, चेयरमैन और MD हैं NTPC के गुरदीप सिंह, ठीक है, गुरदीप सिंह। इस्टेब्लिश कब हुआ NTPC? 7 नवंबर 1975 में। ज़्यादातर आपको ईयर पूछ लिया जाता है, तो 1975 में इस्टेब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली इंडिया में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। विच पेमेंट्स बैंक लॉन्च पेमेंट एनालिटिक फॉर इट्स मर्चेंट्स टू मेक डाटा ड्रिवन डिसीजंस। फॉलोइंग में से कौन से पेमेंट बैंक ने एक पेमेंट एनालिटिक नाम की फीचर को लॉन्च किया है जो उसके मर्चेंट्स के लिए है, जो इस बैंक के मर्चेंट्स के लिए है, ताकि वो डाटा ड्रिवन डिसीजंस को ले सकें। तो ये किया है आपके पेटीएम पेमेंट बैंक ने, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने ये जो नया फीचर है उसको इंट्रोड्यूस किया है। ये जो फीचर है आपका पेटीएम ऐप पे ही मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें मतलब कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट एडेड।
ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी इनके कस्टमर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो मतलब आपके सामान लेना देना इन सब चीज़ों में डील करते हैं पेमेंट के पेटीएम के, तो उनके लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। एक और चीज़ में इंपॉर्टेंट है कि पेटीएम जो है ना वो 197 नाम की एक कंपनी है, 197 कम्युनिकेशंस नाम की एक कंपनी है, उसकी फुली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक है। तो सीईओ कौन है जो आपका पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, ये PPSL है, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, इसके सीईओ हैं प्रवीण शर्मा, ठीक है, प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है, नबार्ड एलोकेट्स 4013 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू विच स्टेट। तो नबार्ड ने एक तरह से कह सकते हैं लोन दिया है 4013 करोड़ रुपीस का, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर अंडर दिया गया है। तो ये इनमें से फॉलोइंग में से किस जगह को दिया गया, किस स्टेट को दिया गया? ये ओडिशा को दिया गया, ठीक है, ओडिशा को दिया गया। और इसके साथ ओडिशा जो है वो लार्जेस्ट शेयर ले रहा है इन फंड्स में, नबार्ड के थ्रू जो फंड्स मिले हैं उसमें लार्जेस्ट शेयर ओडिशा का ही है, ठीक है, हाईएस्ट शेयर है ओडिशा का। टोटल अगर देखा जाए तो जितना नबार्ड ने फंड्स दिए हैं ना इस बार स्टेट्स को, उसमें से 32,100 करोड़ रुपीस जो है ओडिशा को ही मिले हैं अपनी अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए, जैसे एग्रीकल्चर और उसके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स होंगे उनमें, सोशल सेक्टर में और रूरल कनेक्टिविटी में, इन सब चीज़ों में, जैसे मतलब सड़कें जो कनेक्ट करेंगी आपकी विलेजेस को उनमें, और सोशल सेक्टर में, और एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड कोई भी सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट के लिए 32,100 करोड़ का जो लोन है वो नबार्ड ने ओडिशा को दिया है, ठीक है। ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन्स है जो इस बार नबार्ड ने दिया है। तो नबार्ड के चेयरमैन अगर हम देखें, बहुत बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गोविंदा रजूलू चिंतला, ठीक है। और इस्टेब्लिश कब हुआ है? 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में। अब हम पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। फिच डिक्लाइंस इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 8.5 फ्रॉम 10.3%। ये आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है। जितने भी चेंजेस आ रहे हैं ना, जो जैसे जो भी ऐसी कंपनीज़ हैं, जो भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके ग्रोथ फोरकास्ट को प्रिडिक्ट करती हैं, वो अगर उसमें कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ लेके आ रही हैं तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब फिच ने पहले कितनी दी थी रेटिंग? 10.3% इन्होंने बोला था कि ग्रोथ होएगी इंडिया की इन फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है। अब उसको घटा के कर दिया गया है 8.5। किस लिए किया है? क्योंकि जो ऑयल के राइजेज, ऑयल के जो प्राइस हैं उसमें जितना भी राइज आ रहा है रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से, उसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ता है सारी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी। तो 8.5% की ग्रोथ रखी है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और 8.7 है, 8.7 कर दी है जो फाइनेंशियल ईयर 22 की है। फाइनेंशियल ईयर 2022 की जो ग्रोथ इन्होंने फिच ने ही प्रेडिक्ट की है वो 8.7 है। पहले 8.1 दी थी इन्होंने, तो उसमें इन्होंने इंक्रीज़ किया है इस बार की रेटिंग में। और इस वाली में फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इन्होंने जो रेटिंग पहले दी थी उससे घटा के 8.5 कर दिया, ठीक है। अगर हम ये बात करें ये वाली रेटिंग की जो इस बार दी गई है, तो इसमें हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रिसिल ने दी है 7.9 और आपके पास जो मॉर्गन स्टैनली है उसने दी है 7.8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एन बीरेन सिंह स्वॉन इन एज मणिपुर सीएम फॉर सेकंड टर्म। अब एन बीरेन सिंह जो ऑलरेडी सीएम थे आपके मणिपुर के, उनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया अपनी नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए। तो अब वो दोबारा सीएम बन गए हैं मणिपुर के, ठीक है। अगर हम गवर्नर की बात करें मणिपुर की तो वो ला गणेशन है, ठीक है, ला गणेशन गवर्नर हैं मणिपुर के। और फ्लिपकार्ट नेक्स्ट हम न्यूज़ कवर करते हैं। फ्लिपकार्ट फ़ोन पे एक्वायर्ड 100% स्टेक इन गिग इंडिया विच इज़ अ नेटवर्क फॉर फ्रीलांस माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। फ्लिपकार्ट के फ़ोन पे ने 100% स्टेक ले लिया है, 100% शेयर ले लिया है गिग इंडिया में, मतलब एक तरह से ऑक्यूपाई कर लिया है गिग इंडिया को, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करवाता है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं वो जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनका एक नेटवर्क है गिग इंडिया, इसको एक्वायर कर लिया है फ़ोन पे ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम्स ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर विद 807 गोल्स। तो ये भी स्पोर्ट्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, इन्होंने अभी तक का सबसे ज़्यादा स्कोर बना लिया है, 807 गोल्स के हैं, ये मैक्सिमम नंबर है अभी तक का, ठीक है। 807 गोल्स को इन्होंने स्कोर करके ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बन गए ये, ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली जिनका नाम है सोमेलो बॉबी मैगा। ये ऑबिचुरी हो गया, मतलब ये इनकी डेथ हो गई है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये प्राइम मिनिस्टर थे माली के, ठीक है, सोमेलो बॉबी मैगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्स द बुक टाइटल्ड द शील्ड कोविशील्ड क्रॉनिकलिंग जर्नी ऑफ SII इन प्रोड्यूसिंग कोविशील्ड। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन आपका कि जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने ना एक बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है द शील्ड कोविशील्ड। अब ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ना, जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर की है कोविशील्ड वैक्सीन आपकी। तो इसकी जो भी जर्नी रही है ना इसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसकी जर्नी को हाईलाइट करने के लिए ये बुक जो है वो लॉन्च की गई है। अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो वो हैं आपके साइरस पूनावाला, ठीक है, साइरस पूनावाला। और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। रिचा मिश्रा ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, ठीक है। रिचा मिश्रा जो एक जर्नलिस्ट हैं, फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक नई बुक ऑथर की है, नई बुक लिखी है जिसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। ये इंडिया की जितनी ऑयल के मतलब जो अभी डिक्रीज़ आ रहा है ना, जितना हम क्राइसिस देख रहे हैं इस टाइम पे ऑयल का ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से ये GDP में आपका सारा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो बुक है ये बेसिकली ये हाईलाइट करने वाली है कि कितना हमारे को ज़रूरत है कि हम खुद ऑयल प्रोड्यूस करें, ठीक है। उसकी यूजेज, मतलब ऑयल की यूजेज और ऑयल की प्रोडक्शन अपनी कंट्री में, उसको हाईलाइट करती है ये बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। तो ये आज के आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी कल के करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। थैंक यू।